इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कालरा जी, डायरेक्टर हैं कालरा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर के। सर, साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल की जो दिनचर्या हो गई है लोगों की, आमतौर पे मोटापा बढ़ रहा है, बालों का झड़ना तो आम बात है। कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो कई सारे ऐसे विकार होते हैं जो आदमी चाहता तो है उसको दूर करना, लेकिन नहीं कर पाता है। लेकिन उसको कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है उसकी? देखिए, आज की डेट में कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो एक हर घर की ज़रूरत हो गई है। पहले ऐसा बोला जाता था कि जो बहुत रईस लोग हैं वही कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रति जाते हैं। तो अभी मोटापा है, जैसे आजकल लोगों की दिनचर्या इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, बहुत उनके ऊपर तनाव होता है, पढ़ाई से लेकर काम का, फैमिली का, और एक सोशल तनाव भी बहुत होता है। तो उसके कारण स्ट्रेस बहुत होता है। स्ट्रेस के कारण उनका जो रहन सहन है, खाना पीना है और सोना है, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण उनका फिजिकल के साथ साथ सुंदरता में भी उनके फ़र्क आता है। माने बाल जल्दी झड़ जाते हैं, चेहरे में झुर्रियाँ आ जाएंगी, कालापन आ जाएगा और एक अजीब सी उदासी चेहरे में दिखती है। तो माने फ्रेशनेस नहीं रहती है और खाने पीने का मोटापा बहुत बेढंगा हो जाता है। यंग एज में ही लोगों के तोंद निकल आती है, पेट निकल आते हैं और बॉडी फैट इधर से उधर जम जाते हैं। तो ये एक प्रकार की काफ़ी प्रॉब्लम की दिनचर्या है, जिसका हम कोशिश करते हैं उनको समझा के कि आप अपनी दिनचर्या से इसको इम्प्रूवमेंट करें। पर जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है और दिनचर्या से सुधर नहीं सकती हैं, फिर उसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा इलाज करते हैं इसमें। सर, अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, विकार लोगों के शरीर में, जो या तो बचपन से होता है या फिर किसी दुर्घटना के कारण होता है। तो दोनों में से सबसे मुश्किल काम जब कॉस्मेटिक सर्जरी की आती है तो कौन सा ज़्यादा क्रिटिकल होता है? देखिए, दोनों ही अपने आप में अलग प्रकार की प्रक्रिया हैं और दोनों ही हम ठीक करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की जन्मजात प्रक्रिया है और कैसी चोट लगी है, चेहरे में कितना डैमेज है, कितने निशान हैं और कितने चेहरे की हड्डियां में फ्रैक्चर हैं, टूट गई हैं और पूरा का पूरा नाक दब गया है। तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है और हमको कैसी विकृति आई है उसके हिसाब से प्लान करके कॉस्मेटिक सर्जरी प्लान करनी पड़ती है कि एक बार में होगा कि 2 से 3 बार में होगी। और दोनों ही अपने आप की जटिलताएं लिए हुए रहती हैं। पर पिछले 30 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को काम करते हुए, तो अब हम उनको पेशेंट्स के हिसाब अनुरूप ढाल के उसको करते हैं उसको। सर, कई बार ऐसे केसेस भी आपके पास आते होंगे कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, जो लोग डरते होंगे, उनको किस तरह से आप समझाते हैं, क्या कुछ बताते हैं कि वो फिर उसमें मान जाए, उसको कराने के लिए तैयार हो जाए? कितनी मुश्किल चीज़ें होती हैं सब? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर पेशेंट की तरफ से आती है। माने हम कभी किसी पेशेंट को ऐसा नहीं बोलते कि आप ये कॉस्मेटिक सर्जरी करा लो। पेशेंट की हीन भावना होती है, उसका नाक दबा हुआ है या पलकें झुकी हुई हैं या क्या है कि चेहरे में कालापन है या गड्ढे हो गए हैं, दाग हो गए हैं, ओठ मोटा है या पतला है, तो उनको हीन भावना होती है। तो बार बार उसी में सोच विचार करते हैं। तो अगर वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि ये ऐसे ऐसे इलाज होगा, और अगर उनके डिमांड में कोई कमी होगी या गलत डिमांड होगी तो हम उसको सुधारेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं उनकी फ़ोटो लेके आ जाते हैं कि हमको इसके जैसा नाक चाहिए, इसके जैसा ओठ चाहिए, इसके जैसा चेहरा चाहिए। तो हमको उनको समझाना पड़ता है कि आपके हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके चेहरे के हिसाब से उससे मिलता जुलता जो चीज़ ठीक होगा वही करेंगे। एक किसी और की नाक किसी और चेहरे में लगा देंगे तो वो अच्छी नहीं दिखती है। तो इनको समझाना, कन्विंस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार चीज़ें चेंज होने के बाद उनको उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो काउंसलिंग जो रहती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किसी 100 में से कुछ मरीजों को अगर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होता है साथ में, जिनको लगता है कि हर समय मेरा ये ख़राब है वो ख़राब है, जबकि वो चीज़ें ठीक हैं, तो उनको साइकेट्रिक इवैल्यूएशन या मनोचिकित्सक को दिखा के और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सर, जैसे किसी की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है तो वो फिर कितने दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रहता है? किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, ये ना बहुत अलग प्रकार की चीज़ें हैं। किस प्रकार का ऑपरेशन करना है, मान लीजिए हमने किसी की नाक को सुधारा है तो उसको 10-15 दिन का केयर करना पड़ेगा, प्लास्टर रहेगा।
अगर ओठों को ठीक किया तो 2-4 दिन में ड्रेसिंग निकल जाती है। उसी प्रकार अगर हम कुछ लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं कॉस्मेटिक में, कोई काला दाग है, तिल है, या एक्ने जो स्कार्स होते हैं उनको ठीक करते हैं, या रिंकल्स को ठीक करते हैं, तो उसमें लेज़र की ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादातर उनको 2-3 महीने धूप से बचना पड़ता है। तो ये निर्भर करता है कि क्या किया है। जैसे हमने मोटापा दूर किया, मशीन से किया, एक वेजर लाइपोसक्शन होता है, मशीन से चर्बी निकालते हैं, तो उनको 2 से 3 सप्ताह प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ता है। तो ये अलग अलग प्रक्रिया के हिसाब से अलग अलग उनकी देखरेख होती है बाद में, जो हम उनको समझाते हैं कि ऐसा करना है जिससे रिजल्ट अपने को अच्छा है। अगर मोटापा की बात करें, आजकल जो खान पान जो दिनचर्या में आया है उसकी वजह से ज़्यादातर मोटापा जो है बढ़ रहा है, ऐसे केसेस भी काफ़ी आते हैं। हाँ, ये मोटापे के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और यंग एज में भी बढ़ गए हैं। एक तो हेरिडिटरी कारण से है, दूसरा जो लाइफस्टाइल, जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, लेट जगना और नींद पूरी नहीं होना, स्ट्रेस होना, क्योंकि स्ट्रेस में भी आदमी ज़्यादा खाता है। तो इस पे हम उनको एक तो दिनचर्या इम्प्रूवमेंट करने बोलते हैं, दूसरा एक हमारे पास लाइपोसक्शन की टेक्निक होती है जिसे वेजर लाइपोसक्शन बोलते हैं, जो बहुत ही एडवांस टेक्निक है। उससे शरीर के चर्बी भी निकलती है और स्किन भी टाइट होती है। और एक होती है बेरेटिक सर्जरी। तो बेरेटिक सर्जरी उनकी की जाती है जो 100 किलो 100 से ज़्यादा वज़न के हों, हाइट कम हो, BMI जिनका 32-33 से ज़्यादा हो। तो ऐसे केसेस में दूरबीन के द्वारा खाने की थैली को छोटा करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका वज़न कम होता है। पर ज़्यादातर केसेस हैं वो लाइपोसक्शन से ठीक होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में किसी में पेट की तरफ चर्बी ज़्यादा है। कई बार लड़के हैं जिनका चेस्ट में ब्रेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट जमा हो जाता है, जिसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। कभी चेहरे में जमा हो जाता है। तो ऐसे पूरे शरीर में अलग अलग अंगों में जमा होता है, तो उनको लाइपोसक्शन के द्वारा शेप अप करके उनको ठीक किया जाता है। आजकल जो यंग लोगों में जो चलन है वो 6 पैक्स और एब्स का हो गया है, और फीमेल में 0 फिगर जो रहता है कि कमर एकदम 0 फिगर चाहिए। तो ये भी हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। इसमें ऐसे केसेस भी सामने आते होंगे आपके पास, किस तरह से उनसे चर्चा होती है? क्या कुछ वो कहते हैं कि कुछ ऐसी बातें आपके बीच रखते होंगे कि भाई हमको जैसे आपने कहा खासकर यंगस्टर्स में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता हो? यंग लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि 6 पैक्स का है, फिर उनको चेस्ट का शेप चाहिए, फिर उनको बाइसेप्स का शेप चाहिए, और पैरों में भी शेप चाहिए, थाइस में भी चाहिए। और अगर फीमेल को देखें तो उनको भी पूरी बॉडी आजकल की शेप चाहिए, माने खाली पेट नहीं। अगर पेट में कम है तो पेट का 0 फिगर चाहिए, थोड़ा सा जो बट पोर्शन है उसको प्रोमिनेंस चाहिए। तो वो ओवरऑल पूरी बॉडी का शेपअप करते हैं, माने बॉडी रिकंटूरिंग उसको बोलते हैं हम लोग। तो वो एक काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी कॉमन में है यंग लोगों में। और यंग लोगों में जैसा कि अपन ने बात किया था कि बालों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, और बाल बहुत झड़ रहे हैं उनके। ये उसका कारण प्राइमरी वही है, हेरिडिटरी और खान पान और रहन सहन। तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। पहले कुछ उनके दवाइयों से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ दवाइयों में एक PRP का इंजेक्शन होता है, कुछ मेसोथेरेपी होती है, और दवाइयाँ लगाने की और खाने की होती है। पर ज़्यादातर लोगों में अगर एक बार पूरा झड़ गए हैं बाल, तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रोसीजर है। इसमें बालों की जड़ों को सिर के पीछे के हिस्से से, या कई बार ज़्यादा गंजे हो तो दाढ़ी के हिस्से से, छाती के हिस्से से बालों को निकाल के जहाँ गंजापन आता है वहाँ पर उसको लगाया जाता है। और बाल की जड़ों को लगाते हैं तो उससे बाल उगते हैं। ये बाल उगते हैं, बढ़ते हैं, इनको आप कटिंग कर सकते हो, मुंडन कर सकते हो, शैम्पू कर सकते हो, और ये ऑलमोस्ट परमानेंट जैसे होते हैं। किसी किसी में 1 सीटिंग लगती है, किसी में 2 सीटिंग्स लगती है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी अगर हम जेंट्स में पूछें तो हेयर ट्रांसप्लांट है। उसके बाद नाक की सर्जरी है। नाकों का शेप जो है वो काफ़ी लड़के भी कराते हैं, लड़कियों के साथ साथ। और फीमेल में तो कॉस्मेटिक सर्जरी पूरा सिर से पैर तक काफ़ी कॉमन है। चेहरे की है, उनको ब्रेस्ट जो रहते हैं, अगर चेस्ट कम है ज़्यादा है तो वो ठीक करते हैं। पेटों की सर्जरी से मैंने पूरे बॉडी की रहती है। तो आजकल ओवरऑल हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे पास उपलब्ध है। कई बार ऐसा भी अभी देखने मिला है कि जो मिडिल एजड फीमेल हैं, अब जो लड़कियां उनकी शादी हुई, 5-10 साल में 2 बच्चे हो गए, तो उसके बाद वो फिर से उसको मेंटेन करना चाहती हैं। माने उसको एक वर्ड होता है मम्मी मेकओवर, माने मम्मी का मेकओवर करना, मम्मी को फिर से
पहले मैरिज के पहले जैसी स्टेज पे बनाना। तो उसमें क्या रहता है कि मिडिल एजेड में जो लोग होते हैं 30-35 साल 40 साल में, उनके बाल झड़ जाते हैं जैसे बताया, तो बालों का इलाज करते हैं। कई बार आईब्रोज जो है वो डाउन हो जाती है तो आईब्रो करते हैं। आईलिड में अगर कुछ कोलेस्ट्रॉल जम गया है या मोटी हो गई तो उसको करते हैं। गाल अगर पिचक गए हैं, फाइन झुर्रियाँ आ गई हैं, ओठों में कुछ तरह फ़र्क आ गया है, ब्रेस्ट अगर लूज़ हो गए हैं, पेट में अगर फैट जमा हो गया है, और इवन आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेक्स ऑर्गन है उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी काफ़ी कॉमन है। माने हमारे अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है और इंडिया में भी ऐसा हो गया है कि लोगों की री मैरिजेस बहुत हो रही हैं, लोग लिव इन में रह रहे हैं, और कई बार क्या है कि दोबारा कोई कारण से शादी करनी पड़ती है। तो जो सेक्स ऑर्गन जो है उसका लुक और उसका जो टाइटनेस होता है हमारे मैरिज से पहले जैसा, वो भी आजकल लोग काफ़ी करा रहे हैं। ये टोटल जो मम्मी मेकओवर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सिर से उस इतने हिस्से को पूरा चेंज करते हैं, उनको पहले जैसा बनाने की कोशिश रहती है। और ये कोई खाली सुंदरता के हिसाब से नहीं, ये उनकी नीड भी है। कभी कभी क्या है कि शादी को बचाने के लिए भी सेक्स ऑर्गन की चीज़ों को हमको ठीक करना पड़ता है। कई बार रेप केसेस भी आते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन काफ़ी डैमेज हो गए रहते हैं, तो उनको ठीक करते हैं जिससे वो शादी के लायक हो सके। तो ये भी चीज़ें अभी काफ़ी प्रचलन में हैं। सर बच्चों में भी आजकल जो है बालों की जो कमी है वो देखनी मिलती है, साथ ही साथ मोटापा भी बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इसकी वजह मानते हैं आप? देखिए, ये मैं बताया कि एक हेरिडिटरी एक फैक्टर है। अगर माँ बाप बहुत मोटे हैं तो थोड़ा बच्चों में शुरू से ही आता है। दूसरा, अगर बच्चों का जो ये मैगी है या फास्ट फूड है या चॉकलेट्स है ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, बैठ के टीवी देखते हैं, पिक्चर देखने गए तो पॉपकॉर्न से लेकर हर चीज़ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, और स्ट्रेस, पढ़ने का स्ट्रेस, माँ बाप का स्ट्रेस कि ऐसे नंबर लाओ ये लाओ, तो जो स्ट्रेस में भी आदमी ज़्यादा खाता है। तो इसके कारण क्या है कि थोड़े हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं कई लोगों को। तो इसके कारण बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसी के कारण बालों की समस्या भी आ रही है। तो ये हमको पेरेंट्स को बच्चों को काउंसलिंग करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली उनका जो इलाज है उसको मेडिकल इलाज से या सर्जिकल के इलाज से, जैसा बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट है या लैपोसक्शन है, वो भी साथ में सपोर्टिव उसमें किया जाता है। इसमें मोटापे को लेके अगर बात करें तो कैसे सिर्फ सर्जरी ही उसका एक ऑप्शन है या फिर आप लोग कोई दूसरा तरीका भी उसमें अपनाते हैं जिससे मोटापा कम हो सके? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसमें हम अगर लाइन से लें तो पहले हम उनको दिनचर्या इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, डाइट का बोलते हैं, एक्सरसाइज का बोलते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि लाइपोसक्शन और बेरेटिक सर्जरी है। तो बेरेटिक सर्जरी लेप्रोस्कोप से होती है, लाइपोसक्शन बहुत छोटे पंचर से होता है, कोई टाँके नहीं आते इसमें। इसके बीच में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत छोटे छोटे फैट जमा है पेट में, साइड में, बट के एरिया में या थोड़े फेस में। तो एक क्रायोलाइपोलिसिस करके एक मशीन आती है जो हमारे पास उपलब्ध है, उसको भी लगाते हैं। 1.5-2 महीने में उनकी सिटिंग्स देते हैं। तो जो थोड़े फैट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, उनमें उसका फ़ायदा होता है। माने वो मशीन आती है, उसमें लगा देते हैं, वो फैट उसमें जाता है और ठंडी विधि से फैट को डैमेज करते हैं, फिर वो बॉडी से निकल जाता है। तो ये एक टेक्निक ऐसे भी होती है। तो हमको लाइन से और किस केस के लिए कौन सी टेक्निक इम्पॉर्टेंट है वही की जाती है। ऐसा नहीं है कि हमको एक केस, एक टेक्निक बहुत पॉपुलर हो गई है तो उसी को सब केस में करते, तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा उसमें। डॉक्टर सुनील काड़ला का नाम जो है समाज सेवक के रूप में भी जाना जाता है। आप कई सारी निःशुल्क जो चेकिंग कैंप हैं वो भी लगाते हैं, कई समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम। देखिए, मैं पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट 15-20 समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ के काम कर रहा हूँ और आप लोगों की और पेशेंट्स की मेहरबानी से मैंने 1.5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन किए, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है, जिसमें से 50,000 से ज़्यादा मैंने फ्री ऑपरेशन किए हैं और 25,000 के आसपास मैंने कटे ओठ और तालू वाले जो है उनका फ्री ऑपरेशन किया है। और उसमें बाकी संस्थाएं भी थी और अभी काफ़ी सालों से स्माइल ट्रेन संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसके कारण मेरा नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है। और
बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें गवर्नमेंट के सहयोग से कैंप करके फ्री में बहुत सारे गरीब बच्चों के हमने ऑपरेशन किया है, जिसके कारण 2010 में गवर्नमेंट ने मेरे को शहीद वीर नारायण सम्मान से भी उपाधि दी थी। तो ये मैं इसके लिए आप सबका, मीडिया का, जिनके अवेयरनेस के कारण लोगों को पता चलता है और वो आते हैं, और पेशेंट्स का और सब सहयोगी संस्थाओं का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिसके कारण मैं इतना काम कर पाया। और आज भी गवर्नमेंट की सभी जो गरीबों की योजनाएं हैं वो हमारे हॉस्पिटल में लागू हैं। स्माइल ट्रेन के द्वारा भी हम रोज़ कटे ओठ और तालू जितने भी होते हैं उनका रोज़ फ्री में ऑपरेशन करते हैं। तो ऐसे कई संस्थाओं से जुड़ करके मैं लगा हुआ हूँ, जिसके कारण मेरा नाम अभी फोर्ब्स मैगजीन्स में भी 2 बार आ चुका है। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि इसी क्रम में ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं, या जो जिनको हम चालू भाषा में छक्के बोलते हैं, या आजकल हम मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल जो चीज़ें हुई हैं TG, तो इनका भी मैं ऑपरेशन अपनी फ़ीस नहीं लेता हूँ, उसमें जो खर्चे होते हैं उसमें करता हूँ और उनको चेंज करता हूँ, जिससे वो उनकी जो मानसिक संतुलन है अच्छा होता है, उनको खुशी मिलती है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये जो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो पहले पैदा हुए लड़का या लड़की और साइकोलॉजी अपोजिट है, और घर वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते कि कोई उनके घर का लड़का लड़की जैसे रहेगा या लड़की बनना चाहेगा तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, समाज भी सपोर्ट नहीं करता है। तो वो क्या है कि क्रिमिनल साइड में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हेल्प मैं करता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि वो आगे चल के शादी भी करें और बच्चे भी अडॉप्ट करें। तो अभी तक मैंने करीब 56 केसेस ऐसे कर चुका हूँ, 56 केसेस, और उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने मैरिज भी करी है, काम भी कर रहे हैं, वो ऐसे घूम के क्राइम वाली चीज़ों में नहीं है। तो ये भी मेरे को एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं उनको एक रिहेबिलिटेट करने में सहयोग करता हूँ। कई बार आपके पास कई ऐसे मरीज आते होंगे जो गरीब रहते होंगे, जिनके पास उतना खर्चा उठाने के लिए नहीं रहता है पैसा, उनको किस तरह से आप जो है ट्रीट करते हैं, क्या कुछ करते हैं? देखिए, मैं आपको एक यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी किसी कारणवश मेरे फादर की डेथ के कारण बहुत गरीबी में गुजरा है। मैंने एक टाइम खाना खा के हम पढ़े हैं, पूरा लोन लेके मैंने पूरी पढ़ाई करी है। तो मेरा ये 30 साल पहले रायपुर आके जब प्लास्टिक सर्जरी चालू किया था, तो रायपुर बहुत ही छोटी जगह थी, मध्य प्रदेश का एक पार्ट था और बहुत डेवलप्ड नहीं था। और मेरी इच्छा थी कि यहाँ के लोगों की ये ज़रूरत है और मैं यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी को डेवलप करूँ। और उस समय प्लास्टिक सर्जरी ऐसी थी कि जो बहुत मध्यम वर्गीय के लिए नहीं थी, जो उच्च वर्गीय है। जैसे पहले था ना कि कार, जो बहुत अमीर लोग हैं उन्हीं के पास कार होती थी और वही लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करा सकते थे। जैसे कार आज क्या हर घर की ज़रूरत हो गई है, अब वो नीड माने हायर लेवल पे नहीं चली गई है। तो वैसे ही कॉस्मेटिक सर्जरी अब हर किसी की ज़रूरत हो गई है। और मैं अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुआ हूँ कि जो भी गरीब आता है अगर उसको मेरे से कराना है तो मैं या तो उसका अगर संभव हो तो फ्री में करता हूँ, या जो भी कम से कम चार्ज है उसमें करता हूँ, जिसके कारण ही मैं इतने ज़्यादा केसेस कर पाया हूँ और ज़्यादा लोगों को सहयोग दे पाया हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी विकृतियों के कारण, जन्मजात किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का ओठ कटा है, किसी का कान नहीं है, किसी की आंखें आधी खुली हैं, बंद है, नाक टेढ़े हैं, तो उनकी शादियों में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे केसेस करके मैं ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा, मैंने 15-20 हज़ार से ज़्यादा लोग मैं जानता हूँ जिनकी शादियाँ इसके कारण हुई कि ऑपरेशन हो गया और उसके बाद उनकी शादियाँ हो गई। तो ये एक अलग सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलता है। और इसलिए मैं कोई भी गरीब जो आता है, अगर पैसा नहीं भी है तो मैं कैसे भी करके उसका काम करता ही हूँ। सर, बर्न की बात करें, कई सारे बर्न केसेस आते होंगे, कोई 90% जला रहता होगा तो कोई 80%, कैसे उनको हैंडल करते हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कार्डा बर्न प्लास्टिक सर्जरी में एक स्पेशल बर्न, सुपर बर्न ICU है और मैं बर्न का ट्रीटमेंट 30 सालों से कर रहा हूँ। और ये जो इसकी स्थापना 9 साल पहले किए हैं, और ये पूरे इंडिया का अपने आप में एक इकलौता ऐसा सेंटर है जहाँ पूरा जीरो बैक्टीरिया सिस्टम है, HEPA फिल्टर्स लगे हैं, पूरे ग्लास क्यूबिकल लगे हैं। और बर्न्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, गारंटी भी नहीं होती है।
तो ऐसे केसेस में हमने अभी तक 90% 2 केसेस बचा चुके हैं और 65 से 80% के काफ़ी मरीज को हम बचा चुके हैं, जबकि 30-40% से ज़्यादा कई बार मरीजों के बचने की संभावना ऐसे कम होती है बर्न में। तो इनमें हम जो भी गरीब आता है उसको हम अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से या गवर्नमेंट के सहयोग से उनका ऑपरेशन करके उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा केस जो आपको हमेशा याद रहेगा? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। जैसे एक आया था हाथ जिसका दोनों हाथ कटर से कट के अलग हो गया था, उसको मैंने जोड़ा था। एक बहुत ही छोटी लड़की थी जिसका मुंह एकदम दरियाई घोड़ा जैसा था, हिप्पोपोटामस जैसा, उसको देख के लोग भग जाते थे, उसको स्कूल में कोई परमिशन एडमिशन नहीं देता था, तो उसको मैंने पूरा ठीक किया और वो स्कूल जाने लग गई। वैसे ही एक बर्न के केस में मैं बताता हूँ कि पिछले कुछ साल पहले अनूपपुर में एक दुर्घटना हुई और 10-12 लोग मर गए, 10-12 लोग ज़्यादा घायल हो गए, काफ़ी ज़्यादा जल गए, जिनको रायपुर, कुछ तो रास्ते में मर गए, कुछ लोग 5-6 केसेस को यहाँ रायपुर में लाया गया। तो कुछ को हमने ठीक किया, फिर कुछ पॉलिटिकल कारण से कुछ पेशेंट्स दिल्ली चले गए और एक 90% पेशेंट को यहाँ छोड़ गए कि ये तो हो सकता है ज़्यादा दिन ना चले, ना जिंदा रहे, बनने के चांस कम है। और हमने उसमें इतनी मेहनत करी कि 2-2.5 महीने में हम उसको बचाए, उसको ठीक किए और आज वो मरीज़ बहुत ही खुश है। और मेरे को भी खुशी मिलती है कि दिल्ली वाले जिस पेशेंट को ये सोच के छोड़ गए कि ये तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, और हमने उसको बचा लिया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं और जब पेशेंट्स को फ़ायदा होता है और उनका अचीवमेंट होता है, उनकी शादियाँ होती हैं, तो हमको बहुत खुशी मिलती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, जो एक को हुआ उसके बच्चों को होती है, उनके बच्चों को होती है। तो ऐसे में करीब 2-2 जनरेशन वाले पेशेंट्स को जिसके कटे ओठ हैं या पेशाब की नलियाँ नहीं हैं, ऐसे लोगों को भी मैंने ठीक किया हुआ है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज इस सब विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कालरा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए जन्मजात विकार जो शरीर में होते हैं उसको दूर किया जा सकता है। कैमरा पर्सन DK सिन्हा के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज़, रायपुर।